नमस्कार। प्रकृति संरक्षणवादी एल्डो लियोपोल्ड ने कहा था, सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है किसी चीज के सिर्फ एक हिस्से के बारे में सोचना। आ, ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण संरक्षण पहल की गहराई में उतर रहे हैं, महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्वास। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो इंडियन एक्सप्रेस में आई है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर हम इस पूरी योजना को समझें, मतलब क्यों ये ज़रूरी है, कैसे किया जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। खासकर उन सभी के लिए जो पर्यावरण संरक्षण या फिर समझ लीजिए यूपीएससी जैसी लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हैं, उनके लिए ये चर्चा काफ़ी उपयोगी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। बिल्कुल। और ये बात सही है कि ये सिर्फ बाघों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा पारिस्थितिकी और संरक्षण का नजरिया है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसा आपने कहा, लियोपोल्ड की बात यहाँ बहुत मायने रखती है। एक समग्र सोच की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने असल में क्या मंजूरी दी है, किन बाघों को कहां से कहां ले जाने की बात है? हाँ, तो मंत्रालय ने अनुमति दी है। महाराष्ट्र के ही 2 जाने माने टाइगर रिजर्व्स हैं, ताडोबा अंधारी और पेंच। वहां से कुल 8 बाघों को पकड़ने की और फिर उन्हें पश्चिमी महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जिसे एसटीआर भी कहते हैं, वहां स्थानांतरित करने की। 8 बाघ ताडोबा और पेंच से सह्याद्री, ठीक है। और इसका मकसद जाहिर है बाघों की संख्या बढ़ाना होगा। हाँ, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि उत्तरी पश्चिमी घाट का जो ये हिस्सा है सह्याद्री वाला, वहां बाघों की एक स्थायी मतलब एक प्रजनन करने वाली आबादी फिर से बसाई जाए। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ही क्यों? मतलब महाराष्ट्र में और भी रिजर्व है, इसकी क्या खासियत है? देखिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व की अपनी अहमियत है। ये पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में है और पश्चिमी घाट तो आप जानते ही हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये रिजर्व खुद भी काफी बड़ा है, करीब 1165 वर्ग किलोमीटर का, और ये कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी इन जिलों में फैला हुआ है। अच्छा। इसे 2010 में बनाया गया था, 2 हिस्सों को मिलाकर चांदोली नेशनल पार्क और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इतना बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन बाघों की स्थायी आबादी नहीं है वहां। ये थोड़ी अजीब बात नहीं? हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। मतलब इतनी अच्छी वनस्पति, इतना सही माहौल होने के बावजूद वहां बाघों की कोई स्थायी मतलब ऐसी आबादी जो वहीं रहकर बच्चे पैदा करे, वो कभी पनप नहीं पाई। कुछ बाघ कैमरा ट्रैप में दिखे जरूर हैं हाल के सालों में, लेकिन वो ज्यादातर अस्थायी तौर पर वहां से गुजरने वाले बाघ थे। मतलब उन्होंने उसे अपना घर नहीं बनाया। समझ गई। अब ये जो बाघों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता तो नहीं होगा। काफी नाजुक प्रक्रिया होगी। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मंत्रालय की मंजूरी के साथ कुछ खास हिदायतें, कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं? ये प्रशासनिक नजरिए से भी जानना जरूरी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हैं। बाघों का स्थानांतरण ये बहुत ही सेंसिटिव प्रक्रिया है। इसलिए मंत्रालय का जो वन्यजीव विभाग है, उसने महाराष्ट्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अनुमति तो दी है, लेकिन कुछ स्पष्ट शर्तों के साथ। जैसे कि? सबसे प्रमुख शर्त है कि बाघों को पकड़ने से लेकर उन्हें छोड़ने तक हर कदम पर बहुत अच्छी पशु चिकित्सा देखभाल हो, मतलब वेटनरी केयर एकदम टॉप लेवल की हो। ठीक है। दूसरी बात, पकड़ने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया या चोट लग गई, उसको रोकने के पुख्ता इंतजाम हो। हाँ, ये जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी, पूरी प्रक्रिया में बाघों पर तनाव मतलब स्ट्रेस कम से कम रखा जाए, क्योंकि तनाव या चोट का सीधा असर पड़ता है बाघ की नए माहौल में ढलने की क्षमता पर। अच्छा। तो ये तो हुई शर्तों की बात। अब जमीनी स्तर पर तैयारी कैसी है? क्या कोई विशेषज्ञ संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल जी हाँ। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जो देहरादून में है, वो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सक्रिय रूप से शामिल है। WII की टीम सह्याद्री रिजर्व के फील्ड स्टाफ के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने वहां जाकर जमीनी तैयारियों को देखा है, उनका मूल्यांकन किया और उसे संतोषजनक पाया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि WII और राज्य वन विभाग, इन दोनों ने पहले ही स्टडी करके ये अंदाजा लगाया था कि सह्याद्री रिजर्व में पारिस्थितिकीय तौर पर
मतलब वहाँ के संसाधनों के हिसाब से 20 से ज्यादा बाघ रह सकते हैं। 20 से ज्यादा मतलब क्षमता तो है वहाँ। क्षमता है, ये आकलन शिकार का घनत्व कितना है, पानी कहाँ और कितना है, जंगल की क्वालिटी कैसी है, इन सब चीजों को देखकर किया जाता है। ठीक है, और जब ये बाघ लाए जाएंगे, मान लीजिए ताडोबा या पेंच से, तो उन्हें सह्याद्री में कैसे बसाया जाएगा? क्या उन्हें सीधा जंगल में छोड़ देंगे? नहीं नहीं, सीधा नहीं छोड़ते, प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। सह्याद्री रिजर्व के जो फील्ड डायरेक्टर हैं तुषार चौहान, उन्होंने बताया है कि शुरुआत में ताडोबा से 2 बाघिनों को लाया जाएगा। पहले बाघिने। हाँ, और रिजर्व में शिकार का आधार मतलब प्रे बेस जैसे सांभर, चीतल, जंगली सुअर, गौर वगैरह वो पर्याप्त मात्रा में है और उसे लगातार और बेहतर भी किया जाएगा। लेकिन जो बाघ लाए जाते हैं उन्हें सीधा खुले जंगल में नहीं छोड़ते। उन्हें पहले एक बड़े, सुरक्षित लेकिन प्राकृतिक माहौल वाले बाड़े में रखा जाता है। बाड़े में? हाँ, इसे सॉफ्ट रिलीज प्रक्रिया कहते हैं। सॉफ्ट रिलीज? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे काम करता है? सॉफ्ट रिलीज का मतलब है कि बाढ़ों को कुछ समय के लिए, ये कुछ हफ्ते या महीने भी हो सकते हैं, एक नियंत्रित माहौल में रखा जाता है। बाड़ा काफी बड़ा होता है, जंगल जैसा ही। इससे उन्हें नए क्षेत्र की गंध, वहाँ की आवाजें, वहाँ का जो पूरा माहौल है, उससे धीरे धीरे परिचित होने का, अभ्यस्त होने का मौका मिलता है। अच्छा। वो बाड़े के अंदर ही छोटे शिकार करना भी सीखते हैं। जब अधिकारी और वैज्ञानिक संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, अब ये बाघ या बाघिन इस माहौल के आदी हो गए हैं, तब दरवाजा खोला जाता है और उन्हें धीरे धीरे मुख्य जंगल में जाने दिया जाता है। तो ये एक तरह से उन्हें नए घर में सेटल होने में मदद करता है। बिल्कुल, इससे उनके सफलतापूर्वक बसने की संभावना बढ़ जाती है और उन्हें अचानक से होने वाले तनाव और भटकाव से बचाया जा सकता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि वहाँ हाल ही में नर बाघ भी देखे गए हैं। शायद WII के वैज्ञानिक के रमेश ने इसका जिक्र किया था। हाँ, ये एक बहुत अहम जानकारी है। हाल के जो कैमरा ट्रैप सर्वे हुए हैं, उनमें 3 अलग-अलग नर बाघ देखे गए हैं। 3? जी, और उनमें से एक तो काफी समय से सह्याद्री टाइगर रिजर्व यानी STR की सीमाओं के अंदर ही रह रहा है और वो सफलतापूर्वक शिकार भी कर रहा है, सांभर और गौर जैसे बड़े शिकार। वाह, ये तो बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस इलाके में बाघ के रहने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, खासकर शिकार और पानी, वो मौजूद हैं। बस एक स्थायी प्रजनन करने वाली आबादी स्थापित करने की जरूरत थी और उसके लिए बाघिनों को लाना पहला और सबसे जरूरी कदम है। के रमेश ने ये सुझाव भी दिया था कि पेंच टाइगर रिजर्व से भी बाघों को लाना अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंच का जो भूभाग है वो भी सह्याद्री की तरह थोड़ा लहरदार पहाड़ी किस्म का है, तो शायद वहाँ के बाघों को सह्याद्री में ढलने में थोड़ी आसानी हो। तो ये सब जो हो रहा है, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, मतलब ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल सही, ये कोई अचानक से नहीं हो रहा। ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए बाकायदा एक दीर्घकालीन बाघ पुनरावृत्ति योजना, लॉन्ग टर्म टाइगर रिकवरी प्लान बनाई गई है और ये उसका दूसरा चरण है। अच्छा, दूसरा चरण। पहला चरण क्या था? पहले चरण में राज्य वन विभाग और WI ने मिलकर मुख्य रूप से जंगल के आवास को बेहतर बनाने पर काम किया, मतलब हैबिटेट इंप्रूवमेंट, और शिकार के आधार को मजबूत करने पर। उसमें क्या क्या शामिल था? उसमें जैसे घास के मैदानों का प्रबंधन करना ताकि शाकाहारी जानवर बढ़ें, पानी के जो स्रोत हैं उनको विकसित करना और जाहिर है अवैध शिकार पर सख्ती से नियंत्रण करना। ये सब काम पहले चरण में हुए और इस पूरी योजना को, मतलब बाघों को लाने वाली इस परियोजना को, भारत में बाघ संरक्षण की जो सर्वोच्च संस्था है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, उसकी तकनीकी समिति ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में ही मंजूरी देने की सिफारिश कर दी थी। समझ गए। तो पूरी तैयारी के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। अब यहाँ से ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था, इसका महत्व सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाने तक ही नहीं है। इसके जो व्यापक पारिस्थितिक मायने हैं वो क्या हैं? ये UPSC मुख्य परीक्षा जैसे मंचों पर विश्लेषण के लिए शायद बहुत अहम पहलू है। निश्चित रूप से। और यहीं पर वो लियोपोल्ड वाली बात फिर से आती है, पूरी तस्वीर देखना। देखिए, बाघों का पुनर्वास सिर्फ नंबर बढ़ाने का खेल नहीं है। ये एक जटिल पारिस्थितिकी पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसकी कई परतें हैं। STR के एक पूर्व निदेशक हैं और आजकल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव हैं, वी क्लेमेंट बेन। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सह्याद्री में बाघों का होना सिर्फ बाघों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के जो घने जंगल हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां वहां से निकलती हैं, उनके जलग्रहण क्षेत्रों, मतलब कैचमेंट एरियाज की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा, ये बाघों से कैसे जुड़ा है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, बाघ को एक फ्लैगशिप प्रजाति माना जाता है, मतलब एक प्रतीक चिन्ह।
उनकी मौजूदगी किसी जंगल के स्वस्थ होने का एक तरह से पैमाना होती है। और जब हम बाघ को बचाने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अनजाने में ही उस पूरे जंगल, उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचा रहे होते हैं। अच्छा। एनटीसीए की जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी एमई रिपोर्ट होती है, वो भी यही कहती है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो कोयना और वारणा जैसी बहुत महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल और जलग्रहण क्षेत्र है। ये नदियां महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए पीने के पानी और खेती के लिए जीवन रेखा हैं। अब अगर जंगल स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तो पानी का बहाव नियंत्रित रहेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा और पूरा जल चक्र बना रहेगा। और बाघों की मौजूदगी इन जंगलों को बचाने में मदद करती है। बिल्कुल, क्योंकि बाघों की वजह से उस जंगल को उच्चतम स्तर की सुरक्षा मिलती है, निगरानी बढ़ती है, अवैध कटाई रुकती है, अतिक्रमण रुकता है। तो इसका सीधा फायदा पानी की सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी के रूप में मिलता है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हुआ। और वो कनेक्टिविटी वाली बात, आपने शुरू में इसका भी जिक्र किया था। हाँ, वो दूसरा बड़ा पारिस्थितिक लाभ है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है वो भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तरी पश्चिमी घाट के जो बाघों के आवास हैं उनको दक्षिण में गोवा और कर्नाटक के बाघ आवासों से जोड़ने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी बन सकता है। एक कॉरिडोर। एक कॉरिडोर। हाँ। बाघों के बारे में हम जानते हैं कि वो लंबी दूरी तय करते हैं और अलग अलग आबादियों के बीच उनका आना जाना, जिसे जेनेटिक एक्सचेंज या जीन फ्लो कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। जीन फ्लो, ये क्यों जरूरी है? इसका क्या मतलब है? जीन फ्लो का सीधा सा मतलब है कि अलग अलग इलाकों के बाघों के बीच आपस में प्रजनन होता रहे। इससे उनके जीनों का मिश्रण होता रहता है। ये आनुवांशिक विविधता जो है ये पूरी आबादी को ज्यादा मजबूत बनाती है। वो बीमारियों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं और बदलते हुए पर्यावरण के हिसाब से ढलने में भी ज्यादा सक्षम होते हैं। और अगर ये ना हो तो? अगर कोई आबादी पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए, कट जाए बाकी आबादियों से, तो उसमें अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इससे आनुवांशिक कमजोरियां पैदा हो सकती हैं और लंबे समय में वो आबादी खत्म भी हो सकती है। तो सह्याद्री में बाघों का बसना एक तरह से पूरे पश्चिमी घाट के बाघों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, सह्याद्री में एक स्वस्थ आबादी का बसना और फिर उसका दक्षिण की आबादियों के साथ जुड़ जाना, ये पूरे पश्चिमी घाट के बाघों के भविष्य के लिए, उनकी जेनेटिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कनेक्टिविटी गलियारा उन्हें सुरक्षित रूप से फैलने और नए इलाके खोजने का मौका देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुआयामी पहल है। ये सिर्फ सह्याद्री में कुछ बाघों को बसाने की बात नहीं, बल्कि पश्चिमी घाट के इस अहम हिस्से के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, वहाँ की जल सुरक्षा को और वन्यजीव गलियारों को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा संरक्षण मिशन है। आज हमने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जानकारी के आधार पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की काफी गहराई से पड़ताल की। हमने समझा कि कैसे और क्यों तादोबा और पेंच से बाघों को यहाँ लाया जा रहा है, इसके पीछे की वैज्ञानिक और प्रक्रियात्मक तैयारी क्या है और इसका व्यापक पारिस्थितिकी महत्व कितना ज्यादा है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर भी लाकर खड़ा करती है। देखिए, ये परियोजना बेशक बहुत उम्मीदें जगाती है। इसे WII और NTCA जैसे विशेषज्ञ संस्थानों का समर्थन भी हासिल है। सब कुछ कागज पर और योजना के स्तर पर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी जो दीर्घकालिक सफलता है वो सिर्फ बाघों को सफलतापूर्वक यहाँ लाकर छोड़ देने भर से तय नहीं होगी। तो फिर असली चुनौती क्या है? थोड़ा रुककर सोचते हुए, असली चुनौती और शायद सबसे विचारणीय प्रश्न ये है कि इस पुनर्वास परियोजना की जो स्थायी सफलता है वो आखिरकार स्थानीय समुदायों की सकारात्मक भागीदारी पर कितनी निर्भर करेगी। मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन कितना कुशल होगा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, संरक्षित क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनके बाहर भी बाघों के सुरक्षित फैलाव को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि ये तो तय है कि जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ेगी वो रिजर्व से बाहर के इलाकों में भी जाएंगे। हाँ, ये तो होगा ही। तब स्थानीय समुदायों के साथ उनके सह अस्तित्व को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये इस परियोजना की सफलता की असली कसौटी होगी। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार ध्यान देने की, योजना बनाने की और शायद संसाधन लगाने की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये एक बेहद जरूरी सवाल है और शायद भविष्य की चर्चाओं का विषय भी। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी, खासकर जब हम संरक्षण नीतियों और उनके जमीनी कार्यान्वयन की बात करते हैं। उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा हमारे उन सभी साथियों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी जो पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और इनसे जुड़े समसामयिक मुद्दों में गहरी रुचि रखते हैं।
विशेषकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी। इस विषय पर श्रोताओं के कोई विचार या प्रश्न हो तो जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विषय की गहन पड़ताल के साथ। धन्यवाद।